इन डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। डीआरडीओ ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि जेट इंजन्स को भारत में बनाने के लिए यूएस से मिल गए हैं सारे क्लियरेंस। 6 महीनों के अंदर फैसला होगा भारत के 6th जनरेशन जेट इंजन पर। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडियन नेवी ने भी तैनात किए हैं गाजा के पास अपने एसेट्स। पाकिस्तान को मजबूरी में इसराइल को सप्लाई करने पड़ रहे हैं आर्टिलरी शेल्स। और दुबई एयर शो में तेजस ने मारी बाजी। आज शनिवार को एएनआई के साथ खास बातचीत में डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बताया गया कि जो भारत के अपकमिंग फाइटर जेट तेजस मार्क 2 और एमका फाइटर्स की जो पहली 2 स्क्वाड्रन होंगी, तो उनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन्स यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक की पार्टनरशिप के साथ भारत में ही स्थानीय तौर पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। और इसके साथ उनकी तरफ से भी बताया गया है कि इन इंजन्स को भारत में बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। और जबकि एएनआई की रिपोर्ट में एडीए ऑफिशियल्स के हवाले से भी बताया गया कि जो तेजस मार्क 2 है उसका डेवलपमेंट भी 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। और तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है वो साल भर के अंदर रोल आउट किया जाना है और फिर सभी जरूरी फ्लाइट ट्रायल्स और इससे रिलेटेड बाकी के वर्क को कंप्लीट करने के बाद 2027 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल किया गया। और डीआरडीओ ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि जो तेजस मार्क 2 होगा वो एवियोनिक्स और कैपेबिलिटीज़ के मामले में रफाल जैसे फाइटर्स की क्लास में ही आएगा। बस ये वजन में रफाल जैसे फाइटर्स की तुलना में हल्का होगा। और अगर आपको तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कोर ने अग्नि प्रहार नाम की एक्सरसाइज को आयोजित किया था और इस एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने अपनी विनाशकारी फायर पावर और मैन्यूवर्स को भी डिस्प्ले किया। और इस दौरान लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम्स के साथ कई सारी नीश टेक्नोलॉजीज की कैपेबिलिटीज को भी डेमोस्ट्रेट किया गया था और जिनमें एक्सटेंडेड रेंज के पिनाक मल्टी पैरा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स भी शामिल थे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बीच आज शनिवार को जब इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार से इस सिचुएशन में इंडियन नेवी के रोल के बारे में प्रश्न पूछा गया तो नेवी चीफ की तरफ से कहा गया कि इंडियन नेवी स्टैंड बाय पर है और वेस्ट एशिया की इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में कोई जरूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में इवैक्यूएशन ऑपरेशंस के लिए नेवी ने ऑलरेडी अपने एसेट्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और किसी भी तरह की सहायता के लिए नेवी की यूनिट्स गल्फ ऑफ ओमान, अदन और रेड सी पर डिप्लॉयड है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत ऑलरेडी गाजा में सिविलियंस की मदद के लिए रिलीफ मटेरियल पहुंचा रहा है और इसलिए इंडियन नेवी भी गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमेशा तैयार है। और इसके अलावा शनिवार को सिनर्जिया कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित करते हुए इंडियन नेवी चीफ की तरफ से भी बताया गया कि नेवी की योजना है 2035 तक अपने शिप्स और सबमरीन्स की संख्या करीब 165 से 170 तक पहुंचाना। नेवी चीफ का कहना था कि हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, हम वेल फंडेड हैं और अभी नेवी के पास जो 130 शिप और 220 एयरक्राफ्ट हैं जबकि 67 शिप्स और सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसलिए 2035 तक हमारे पास 165 से 170 के आसपास शिप्स और सबमरीन्स होंगी। और जबकि अनदर 45 शिप्स और सबमरीन्स के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AO1 दे दिया गया है। इसके अलावा इंडियन नेवी चीफ ने इस बारे में भी जानकारी दी है कि कारवार में अनमैन्ड स्क्वाड्रन को स्थापित किया गया है और अनमैन्ड एयर एसेट्स, अनमैन्ड सरफेस वाटर वेसल्स, अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स, तो इस तरह की कई सारी परियोजनाएं हैं जिन पर काम हो रहा है। और जबकि अनमैन्ड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, कैरियर से ऑपरेट किए जाने वाली UAVs, तो इन सभी पर भी रिव्यू किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह से मेघालय के उमरोई कैंट में भारत और यूएस की स्पेशल फोर्सेस के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार शुरू की जाएगी और ये जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है ये 21 दिनों तक चलने वाली है जिसमें काउंटर टेररिज्म, एयरबॉर्न स्पेशल ऑपरेशंस, तो इस तरह की अलग अलग ट्रेनिंग एक्टिविटीज इसका हिस्सा रहेंगी। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहले फेज में कॉम्बैट कंडीशनिंग और टैक्टिकल लेवल के स्पेशल मिशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल रहेंगी और जबकि दूसरे फेज में 48 आवर्स तक की वैलिडेशन एक्सरसाइज इसका हिस्सा रहेंगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एएनआई के साथ खास इंटरेक्शन में डीआरडीओ लैबोरेटरी सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स यानी कि CABS, तो इस लैबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन की तरफ से बताया गया कि उनकी टीम इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी तौर पर I-STAR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, एम्ब्रियर जेट प्लेन पर एवॉक्स मार्क 1A और एयरबस 321 जेट्स पर एवॉक्स मार्क 2 को विकसित करने पर काम कर रही है। और केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि CABS, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए भी मीडियम रेंज के मैरीटाइम रिकॉनेसेंस प्रोजेक्ट को विकसित कर रही है। और जबकि इसके अलावा डीआरडीओ चीफ की तरफ से आज ये भी कंफर्म किया गया है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करने की ज़रूरत है जिनके माध्यम से हम 6th जनरेशन के इंजन्स को विकसित कर सकें और उसके लिए हम फॉरेन OEM के कोलैबोरेशन के साथ काम करना चाहते हैं। और फ्रांस की सैफ्रन, UK की रोल्स रॉयस और US की जनरल इलेक्ट्रिक, इन सभी के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है और इन तीनों में से किसी एक को पार्टनर के तौर पर चुना जाएगा। और डीआरडीओ चीफ को कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में हम इस एडवांस 6th जनरेशन वाले इंजन पर फैसला ले सकेंगे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनमें दावा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है तो वो इसराइल को हमास के साथ जारी कॉन्फ्लिक्ट के बीच 155 mm के शेल्स एक्सपोर्ट कर रहा है
और आपको ध्यान होगा कि जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब उस समय भी ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी जिनने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन के सपोर्ट में 155 mm के आर्टिलरी शेल्स सप्लाई कर रहा है। और सितंबर 2023 में द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट आर्म्स डील हुई थी और इस डील के बदले अमेरिका ने IMF से बेल आउट दिलाने में पाकिस्तान की मदद करी थी। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का रशिया यूक्रेन मामले पर स्टैंड किस तरह का था वो तो आप सभी को पता ही है। पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद रशिया में थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और एक तरफ जहां वो रशिया का सपोर्ट दिखा रहे थे वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में उनकी ही अथॉरिटीज़ के कुछ लोग यूक्रेन के सपोर्ट में हथियार भेज रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा इसराइल को शेल्स सप्लाई किया जाना तो ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान इसराइल से कितना प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि उसने इसराइल को आज तक एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज कराई नहीं है, जबकि हमेशा से पाकिस्तान फिलिस्तीन के फेवर में वोट करता है। हालांकि वो बात अलग है कि पहले भी पाकिस्तान टर्की के माध्यम से इसराइल तक पहुंचा है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कराया। और अभी भी जब ये इसराइल और हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो पाकिस्तान इसराइल के ही पूरी तरह से खिलाफ था। लेकिन अब इस रिपोर्ट का सामने आना कि पाकिस्तान इसराइल को शेल्स सप्लाई कर रहा है तो इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान एक ऐसी घंटी की तरह हो चुका है जिसे आकर कोई भी बजा सकता है। और अगर रिपोर्ट सच है कि पाकिस्तान इसराइल को शेल सप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसे पाकिस्तान की मर्जी तो होगी नहीं, तो ये US का ही दबाव होगा, क्योंकि आखिर पेट भरने के लिए चाहिए तो डॉलर ही। और इस पर आपकी जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी क्लियर कर दें कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो इसराइल को शेल्स सप्लाई कर रहा है तो वो असल में यूक्रेन को भेजे जाने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन US के दबाव की वजह से इन आर्टिलरी शेल्स की सप्लाई को यूक्रेन से डाइवर्ट करके इसराइल की तरफ कर दिया गया है। और वो भी ऐसे समय पर जब यूक्रेन को भी एम्यूनिशन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी वो बात अलग है कि इन रिपोर्ट्स पर फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। और शनिवार को ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत की प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA से जो विमेन कैडेट्स का पहला बैच होगा तो वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ पासिंग आउट परेड में पार्टिसिपेट करेगा। और NDA का जो 145 कोर्स है उसकी पासिंग आउट परेड 30 नवंबर को होनी है, जिसे इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू जी रिव्यू करेंगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट है स्पेस सेक्टर से, जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2 और मून एक्सप्लोरेशन मिशंस पर काम कर रही है, जिसमें से एक मिशन है लुपेक्स और दूसरा है चंद्रयान 4। और जो चंद्रयान 4 है उसे एक ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहा गया है, क्योंकि इस मिशन में हम चंद्रमा पर लैंड करेंगे और चंद्रमा के सरफेस से सैंपल लेके वापस भी आएंगे। इसमें लैंडिंग चंद्रयान 3 की तरह ही होगी, लेकिन वहाँ से सैंपल लेके वापस आने वाली जो प्रोसेस है वो अलग होने वाली है। और वहीं जो ल्यूपेक्स है यानी कि ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, तो ये इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट ल्यूनर मिशन होगा और इस मिशन में भी मून के साउथ पोल वाले रीजन को एक्सप्लोर किया जाएगा। और बाकी एक अपडेट है दुबई एयर शो से, जहाँ LCA तेजस और JF-17 इन दोनों फाइटर्स ने एयर शो में परफॉर्म किया था। लेकिन हमने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट देखी थी जो कि अधिकतर पाकिस्तानी बॉट्स अकाउंट की थी और जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि इस एयर शो के दौरान जो JF-17 है उसे तेजस को परफॉर्मेंस के मामले में पीछे करके दिखाया है। हालांकि ये दावा वो किस बेसिस पर कर रहे थे वो तो खैर वही जानते होंगे, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि UK बेस्ड एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर है जिनका नाम है एडम लैंडाउ। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से JF-17 और तेजस इन दोनों फाइटर्स की एयर शो की वीडियो शेयर करी थी। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ उन्होंने इस पर अपना ओपिनियन देते हुए ये लिखा कि दोनों ही फाइटर्स का डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट था, लेकिन उन्हें यह लगता है कि तेजस ने यहाँ पे बाजी मारी है। और ये भी बता दें कि इस एयर शो में JF-17A ब्लॉक 2 ने पार्टिसिपेट किया था। और फिर इसके बाद हमने भी कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने दुबई एयर शो को अटेंड किया था तो उनसे भी तेजस और JF-17 के एयर शो के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तो अधिकतर का यही कहना था कि एयर डिस्प्ले तो दोनों ही फाइटर्स ने अच्छा किया, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो वो तेजस को पहले चुनेंगे। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक मनिंदर सिंह, सिपाही मनीष कुमार, सिपाही डिम्पल कुमार और सिपाही वीरपाल सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और हमारे इस वीर ने अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले 2 आतंकियों को ढेर भी किया था और जबकि 2 आतंकियों को घायल कर दिया था। और आज ही का वो दिन है जब 1962 में 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में चार्ली कंपनी ने एक ऐसी असाधारण वीरता का परिचय दिया था जिसके बारे में जब भी बात होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस लड़ाई को हम रजांगला की लड़ाई के नाम से जानते हैं। और इस दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और आज के दिन 1962 में ही लद्दाख में गनर गुरदीप सिंह, सिपाही धर्मपाल सिंह, नायक गुलाब सिंह और अरुणाचल प्रदेश में हवलदार गोविंद कांबले, तो हमारे ये वीर भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इन सभी वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
और आज इंडियन आर्मी की इंजीनियर्स कोर का 243rd रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मोटो क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और squadron.in पर जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। और स्पेशल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज़ करें PKMKB। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।